हेलो गाइस, आई एम कांक्षा तिवारी। आज हम मौर्य साम्राज्य का महत्व पढ़ेंगे और उसके पतन के बारे में। तो मौर्य काल ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी है। इसका पहला है राजनीतिक एकीकरण। मौर्य काल से पहले भारत छोटे छोटे जनपदों और राज्यों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और विशेष रूप से सम्राट अशोक ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत आधुनिक अफगानिस्तान तक एक विशाल भूभाग को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन किया। यह भारत का पहला वास्तविक अखिल साम्राज्य ऑल इंडिया एम्पायर था। फिर कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हुई। चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि मौर्यों की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो अत्यंत सुदृढ़ और केंद्रीकृत थी। फिर साम्राज्यों को प्रांतों, जिलों और गांवों में बांटा गया। एक बेहतरीन गुप्तचर प्रणाली और एक विशाल सेना रखी गई। लोक कल्याण के लिए सड़कें, कुएं, विश्राम गृह, चिकित्सालय बनवाए गए। कला और वस्त्रों का भी विकास हुआ। मौर्य काल में कला ने लकड़ी से पत्थरों की ओर रुख किया। अशोक के स्तंभ, एकात्मक पत्थर जो सिंगल स्टोन से बने चमकीले पॉलिश वाले स्तंभ मौर्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। यहाँ स्तूप और गुफाएं आई। सांची का स्तूप जो रायसेन में है। बारावर की पहाड़ियाँ, कटी गुफाएं मौर्यकालीन वास्तुकला की प्रमुख धरोहर हैं। धर्म और संस्कृति का वैश्विक प्रसार हुआ। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, धम्म का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा सहित कई दूतों को श्रीलंका, सीरिया, मिस्र और यूनान भेजा। इसके कारण बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन सका। फिर आर्थिक और व्यापारिक प्रगति। एक मजबूत केंद्रीय शासन के कारण आंतरिक और बाहरी व्यापार फला फूला। उत्तरापत्र जो बाद में जीडी रॉड बना, जैसे व्यापारिक मार्गों से तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति मतलब बंगाल तक व्यापार सुगम हो पाया। फिर मौर्य साम्राज्य के जो पतन, रीजन ऑफ दैट स्पेन मतलब जो पतन के कारण थे, तो सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व के बाद अगले 50 वर्षों के भीतर ही इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला थे अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कुरान, हर्षरथ, संप्रति, वृहद्रथ जैसे शासक गद्दी पर बैठे। वे इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के योग्य नहीं थे। केंद्रीय नियंत्रण ढीला होते ही प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे। फिर अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन। मौर्य प्रशासन पूरी तरह राजा की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर था। जब तक चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक जैसे मजबूत शासक थे व्यवस्था ठीक रही, लेकिन कमजोर राजाओं के आते ही केंद्रीय नियंत्रण बिखर गया। फिर फाइनेंशियली क्राइसिस आई, जैसे अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं, बिहारों के दिए गए अत्यधिक दान से राजकोष खाली होने लगा। एक बहुत बड़ी सेना, विशाल प्रशासनिक अमले को बनाए रखने का खर्च उठाना साम्राज्य के लिए भारी पड़ने लगा। फिर प्रांतीय अत्याचार। अशोक के समय भी तक्षशिला जैसे प्रांतों में मंत्रियों के अत्याचार की शिकायतें आई थीं। कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में प्रांतीय अधिकारियों का दमन और बढ़ गया, जिससे जनता में विद्रोह की भावना भड़क उठी। फिर अशोक की नीतियाँ और सैन्य शिथिलता। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। लंबे समय तक युद्ध न होने के कारण युद्ध की युद्धक क्षमता और आक्रामकता जो थी वो कम हो गई, जिससे साम्राज्य बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों के प्रति संवेदनशील हो गया। फिर वाह आक्रमण होने लगे। उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा कमजोर होने के कारण यवन आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने लगे। डेमेट्रियस जैसे यवन शासकों के आक्रमणों ने पूरे मौर्य साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। फिर पुष्यमित्र शुंग का तख्ता पलट। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के उसी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य निरीक्षण के दौरान हत्या कर दी। इसके साथ ही मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। अब इसका हम कंक्लूजन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान दी। यद्यपि आंतरिक कमजोरियों और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण इनका पतन हो गया, लेकिन इनके प्रशासनिक सिद्धांत, कला और अशोक के शांति के संदेश आज भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय माने जाते हैं। ये हो गया अशोक जो मौर्य साम्राज्य का पतन था, है ना। बहुत सारे अयोग्य उत्तराधिकारी आए, जिसकी वजह से इसका पूरा पतन हो गया। थैंक यू सो मच। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।